वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो कॉमर्स क्लासेस में आज हम देखेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट आता है कि हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही वाइड सा सिलेबस है यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, जहाँ पे हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर बीकॉम, नेट, सीईटी मेंस और भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा के टाइप्स यहाँ पे कितने तरह के होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, टाइम सीरीज, डिकम्पोजिशन, determination of trend, computation of seasonal indices by sample average, simple correlation हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट, टाइप, मल्टीपल एंड पार्शल, लीनियर एंड नॉन लीनियर और स्कैटर डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका कोरिलेशन में होने वाला है। इसके साथ साथ आपके मेथड्स हो जाएंगे यहाँ पे कोरिलेशन से रिलेटेड, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन्स रैंक और कंकरेंट डेविएशन। प्रोबेबल एंड स्टैंडर्ड एरर दोनों यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी, कॉन्सेप्ट और उसकी अप्रोचेस क्या क्या होती हैं वो यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। इसी के साथ साथ एडिशन और मल्टीपल थ्योरम जो प्रोबेबिलिटी की होती है वो यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में बोला जाता है यहाँ पे सांख्यिकी। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हमारे यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट होता है, यहाँ पे तथ्यों का समूह होता है। अफेक्टेड टू ए एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो क्या होता है, ये बहुत सारे जो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो न्यूमेरिकली यानी कि हम इसको अंकों में हम जिनको दर्शा सकते हैं उनसे क्या होता है, ये अफेक्ट होता है। इनुमरेटेड एंड एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, इनको इकट्ठा किया जाता है, यहाँ पे पूर्वानुमान लगाया जाता है। साथ ही साथ क्या भी ध्यान में रखा जाता है, यहाँ पे एक जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी है यानी कि शुद्धता यहाँ पे जो है वो भी यहाँ पे मेंटेन रखी जाती है कि डाटा कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, अशुद्ध नहीं होने चाहिए यहाँ पे डाटा। ठीक है, कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, एक मैनर होता है इनका सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े ही जैसे डेट वाइज आप कह सकते हो या फिर टर्म वाइज आप कह सकते हो, क्रोनोलॉजिकल आप कह सकते हो, उस तरीके से क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर में डाटा को कलेक्ट करते हैं फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड पर्पज। कैसा पर्पज होता है यहाँ पे इनका, एक प्री डिटर्मिन्ड यानी कि एक पूर्व निर्धारित यहाँ पे उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है, जो न्यूमेरिकल डाटा है उनको इकट्ठा किया जाता है और पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और ये सारे के सारे डाटा क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, तथ्यों का समूह है। और ये तथ्य कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, अंकों में होते हैं। ठीक है, इनको किस लिए इकट्ठा किया जाता है, एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। किस तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जो मन आए वो वाला डेटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तरीका कैसा होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं। और ये डेटा कैसे होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, अगर हमें हाइट मेज़र करनी है तो हम क्या कर रहे हैं, किसी की हाइट ले रहे हैं, किसी का वेट ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें नहीं लेना है। अगर हमें हाइट मेज़र करनी है तो हम क्या करेंगे, हाइट वाले डाटा ही यहाँ पे उठाएंगे, वेट वाले डाटा को नहीं उठाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आता है डाटा के बारे में। सॉरी, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डाटा कर लेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा, बिल्कुल
यहाँ पे हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में। तो हमारे पास जो डाटा होते हैं वो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे 2 टाइप्स के डाटा होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एक प्राइमरी डाटा और दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं प्राइमरी डाटा के बारे में। तो प्राइमरी डाटा कैसे डाटा होते हैं जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम हम इनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेटर अपने खुद के पर्पज़ के लिए क्या करता है, इनको कलेक्ट करता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक वही कलेक्ट करता है। ठीक है, हम कोई सेकंड सोर्स मतलब से नहीं उठा रहे हैं ये डाटा, ये हमारे खुद के पर्सनल डाटा होते हैं। मतलब हम इनको पर्सनली अगर एज ए इन्वेस्टिगेटर है तो हम इनको पर्सनली जा कर के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपने खुद के पर्पज़ के लिए। पर्पज़ कुछ भी हो सकता है, आपके किसी और को देना हो या फिर आपको पब्लिकली इशू करना हो, तो वो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव होता है और अपना खुद का होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इन्वेस्टिगेटर की बात करें तो उसका खुद का अपना यहाँ पे कुछ पर्पज़ होता है कि उसको डाटा किस लिए चाहिए होते हैं। हो सकता है वो किसी को देना चाहता हो डाटा। ठीक है, इसी तरीके से बिगिनिंग टू एंड, बिगिनिंग से यानी कि शुरू से लेकर अंत तक उसको सारे के सारे डाटा यहाँ पे कलेक्ट करने होते हैं। तो ये होते हैं हमारे कैसे डाटा, प्राइमरी डाटा। ठीक है, यहाँ पे मेथड हमें दिए हुए हैं कलेक्ट करने के प्राइमरी डाटा के। तो मेथड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखिए क्या होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, ये वाई पर्सन है। ठीक है, एक्स पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वाई से रिलेटेड, तो क्या करेगा, ये खुद जाएगा इसके पास। ठीक है, ये जा रहा है इसके पास और जा करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस लेके आता है। ठीक है, यानी कि ये खुद गया, डायरेक्टली गया। ठीक है, और इसने क्या किया, इसकी पर्सनली जा करके इसने क्या किया है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। तो जब कोई बंदा डायरेक्ट यानी कि पर्सनली जा करके क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे 2 बंदे ले लेते हैं, एक्स और वाई, एक और ले लेते हैं यहाँ पे जेड। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 पर्सन ले लिए, एक्स वाई और जेड। एक्स हमारे यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टिगेटर है। ठीक है, इसको क्या करना है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ठीक है, ये एक्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट तो करनी है वाई से रिलेटेड ही। ठीक है, लेकिन वाई ये इन्फॉर्मेशन ठीक से प्रोवाइड नहीं करवाया गया या फिर ये कहें कि वाई अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, एक्स क्या करेगा, जेड के पास जाएगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली ना जा करके वो किसके पास गया, थर्ड पर्सन के पास गया और उससे क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि जिस पर्सन से हम इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर्सन से कलेक्ट ना कर करके हम दूसरे पर्सन से अगर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट में तो क्या करेंगे कि डायरेक्टली उस पर्सन के पास जाएंगे और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी दूसरे पर्सन के पास जाएंगे और फिर इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट। देखिए इसमें क्या होता है, अभी तक हमारे पास कितने बंदे थे, यहाँ पे 3 बंदे हमारे पास यहाँ पे थे, एक्स वाई और जेड। ठीक है, अगर हमें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक्स जाएगा वाई के पास और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। अगर वाई नहीं अवेलेबल है या फिर वाई देना नहीं चाहता है तो एक्स जाएगा जेड के पास और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट, इसमें क्या होता है कि एक्स एक अलग बंदा यानी कि ए, जो कि क्या है, इनको जानता है, यानी कि इसका लोकल जो पर्सन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है ए, तो एक्स क्या करेगा, ए को अपॉइंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स क्या करेगा, ए को यहाँ पे अपॉइंट करेगा कि आप जाओ और वाई या फिर जेड के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसके भी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ से कलेक्ट करके लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, एक्स हमारा यहाँ पे क्या था, इन्वेस्टिगेटर था, इसने क्या कर दिया, ए जो कि एक लोकल पर्सन है, एक लोकल एजेंट है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे जा करके
इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन इसको मिलती है देन ये फिर इसको दे देगा, एक्स को दे देगा, और एक्स जिसको भी इसको प्रोवाइड करवाना चाहता है, ठीक है, उसको वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, डायरेक्ट में सीधा जाएगा, इनडायरेक्ट में क्या जाएगा, किसी और से कलेक्ट करेगा, और कॉरस्पॉन्डेंट वाले में कोई लोकल एजेंट यहाँ पे वो अपॉइंट करेगा, और फिर लोकल एजेंट यहाँ पे क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम यहाँ पे करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है यहाँ पे मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। देखिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होगा, वही दो पर्सन होंगे, एक इन्वेस्टिगेटर होगा और एक जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो वाला पर्सन होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो क्या था कि ये पर्सन खुद चल के जा रहा था, डायरेक्टली जा रहा था और क्वेश्चन से पुटअप कर रहा था और आंसर अपने लिख के लेके आ रहा था या जैसे भी लेके आ रहा था। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा, एक लिस्ट तैयार करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक लिस्ट, एक परफॉर्मा यहाँ पे तैयार करेगा कि मुझे ये यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करने हैं, मुझे क्वेश्चन आस्क करने हैं, और इसको क्या करेगा, बाय पोस्ट। ठीक है, बाय पोस्ट ये क्या कर देगा, इसको सेंड कर देगा। ठीक है, देन ये क्या करेगा, इसको फिल करेगा और इसको वापस से सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये होता है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, यानी कि एक क्वेश्चनियर इन्होंने तैयार किया, उसको क्या कर दिया, जिस पर्सन से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सेंड कर देते हैं। ठीक है, और वो पर्सन क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को फिलअप करके हमें वापस से सेंड कर देता है। तो ये हमारा जो फोर्थ मेथड है वो होता है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का। समझ में आ गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जैसे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के नीचे पूरा स्पेस हो गया। ठीक है, फिर वो स्पेस मतलब उसको आंसर करने के लिए कि मुझे कोई भी क्वेश्चन, जैसे उसके नाम हो गया तो नाम के साथ में उसका स्पेस हो गया, आप क्या काम करते हैं तो उसके लिए स्पेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये तैयार किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, शेड्यूल सेंट थ्रू ई न्यूमरेटर। देखिए अब ई न्यूमरेटर यहाँ पे क्या होते हैं। ठीक है, ई न्यूमरेटर क्या होते हैं उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कोई भी आपने क्या देखा होगा, सर्वे देखा होगा। सर्वे में क्या आते हैं, कुछ लोग आते हैं, वो आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, कितना आपका जैसे कनेक्शन वगैरह के बारे में पूछते हैं, किसके नाम से है ज़मीन, किसके नाम से है। तो इस तरीके से लोग आते हैं। ठीक है, वो आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको फिलअप करते हैं और देन वो जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट से होते हैं उसमें ले जा करके वो सबमिट करवा देते हैं। ठीक है, तो वो जो पर्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन्यूमरेटर होते हैं। उनका पर्सनली ये काम नहीं होता है। ठीक है, पर्सनली उनका काम कुछ और होता है, लेकिन वो क्या करते हैं उस टाइम के लिए वो क्या बन जाते हैं, इन्यूमरेटर बन जाते हैं। ठीक है, उनके पास वही क्वेश्चनियर होता है प्रॉपर तरीके से, और क्या करते हैं वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसमें फिलअप करते हैं, और फिर जिस भी डिपार्टमेंट में उन डाटा की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे सबमिट करवा देते हैं। ठीक है, तो इन्यूमरेटर यहाँ पे क्या हो गया, इन्यूमरेटर अपने आप में मतलब कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो इस तरीके का क्वेश्चनियर को मतलब सबमिट करवाने का काम करते हैं। ठीक है, लोगों से क्वेश्चन पुटअप करके, यानी कि जिससे भी इन्वेस्टिगेशन करवानी है, करवानी नहीं करनी है, जिससे भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको फिल करते हैं। ठीक है, और देन वो वहाँ पे सबमिट करवा देते हैं जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होते हैं, जैसे कि आप जनगणना के टाइम पे देखते होंगे कि कुछ सरकारी कर्मचारी आते हैं। ठीक है, उनका पर्सनली जनसंख्या के बारे में गणना करना ही नहीं होता, वो कुछ और डिपार्टमेंट से होते हैं, लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, कोई अदर डिपार्टमेंट हो गया, तो वो उन डिपार्टमेंट से होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो जो भी हम इनको इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारे डाटा कैसे होते हैं, प्राइमरी डाटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ मेथड्स थे, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला डायरेक्टली जा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में किसी अदर पर्सन से, इंफॉर्मेशन कॉरस्पोंडेंट में लोकल एजेंट से, मेल्ड क्वेश्चनियर में हम क्वेश्चनियर को क्या कर देंगे, उनको मेल कर देंगे। और इन्यूमरेटर वाले में हम क्या करेंगे कि इन्यूमरेटर हम यहाँ पे डिसाइड कर देंगे
और वो जा करके क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके क्वेश्चनियर फिल करके वापस से वहाँ पे सबमिट करवा देगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं यहाँ पे सेकेंडरी डाटा। देखिए प्राइमरी डाटा यहाँ पे क्या थे, हमारे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कलेक्ट किए जा रहे थे, फिर बिगनिंग टू एंड कलेक्ट किए जा रहे थे। इन्वेस्टिगेटर अपने पर्पज़ के लिए यहाँ पे क्या कर रहा था, वो कलेक्ट कर रहा था। मान लीजिए आपने ये डाटा कलेक्ट करे हैं, आपने किसी एजेंसी में जहाँ पर भी इनकी रिक्वायरमेंट थी, जिनको भी आपने जिस भी एजेंसी ने आपको अपॉइंट किया था ये डाटा कलेक्ट करने के लिए, आपने उनको सबमिट करवा दिए हैं। ठीक है, अगर इस एजेंसी से कोई अदर डिपार्टमेंट है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो आपके डाटा को यहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी डाटा हो जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि प्राइमरी तो आपने किसी और से कलेक्ट करवाए थे। ठीक है, और कोई और आपके डाटा को यहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो वो यहाँ पे कैसे डाटा हो जाएंगे, सेकेंडरी डाटा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो ये डाटा हमारे पास कैसे होते हैं, ये पहले से ही मौजूद होते हैं, विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज़। ठीक है, जो क्या होते पहले किसी और पर्पज़ के लिए ये कलेक्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, अभी कोई ये न्यू पर्पज़ के लिए नहीं है, ये क्या है, पहले किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट किए जा चुके हैं, अभी सिर्फ आप इसको क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। जो भी आपके पास कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, उसको आंसर करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले से कलेक्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सेकंड हैंड डाटा भी यहाँ पे कह देते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड हैंड फ़ोन होता है कि पहले वो ख़रीदा किसी ने था, यूज़ किसी और ने वो पहले कर चुके हैं, फिर आपने वो फ़ोन दोबारा परचेज़ किया है और फिर आप क्या कर रहे हो, उसको वापस से यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके लिए कैसा हो गया, सेकंड हैंड फ़ोन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये डाटा भी कैसे हो जाएंगे, सेकंड हैंड डाटा हो जाएंगे। तो ये पब्लिश्ड हो सकते हैं, अनपब्लिश्ड हो सकते हैं। पब्लिश्ड कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए उस एजेंसी ने क्या किया था, डाटा को पब्लिश कर दिया था। ठीक है, जैसे प्राइमरी डाटा हमने क्या किए थे, यहाँ पे कलेक्ट किए थे, तो उस एजेंसी ने क्या किया था, उन डाटा को पब्लिश कर दिया था, तो वो हमारे पास कैसे हो गए, पब्लिश्ड सोर्स हो गए। जैसे मैगजीन के थ्रू कर दिया, और क्या होते हैं, न्यूज़पेपर हो गए, उनके थ्रू इन्होंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो वो कैसे सोर्स हो गए, यहाँ पे पब्लिश्ड सोर्स हो गए। अनपब्लिश्ड कैसे हो गए, मान लीजिए उन्होंने उस डाटा को कहीं पब्लिश ही नहीं किया है, तो वो अनपब्लिश्ड सोर्स तो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, लेकिन पहले वो कलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं तो सेकेंडरी डाटा ही यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम एवरेज के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए एवरेज क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, बचपन में सीखा भी होगा, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, अगर हमें इनका एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालते थे, पहले हम इनको ऐड करते हैं, यानी कि 5 4 कितने हो गए, 9, 9 + 3 यहाँ पे हो गई 12, 12 और 2 हो गए यहाँ पे 14, और ये 1 हो गया यहाँ पे 15। तो यानी कि हमें इनका क्या करना होता था, टोटल करना होता था, ये टोटल हो गया यहाँ पे 15। उसके बाद हम देखते थे नंबर कितने हैं हमारे पास, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देते थे, तो एवरेज हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा 3। ठीक है, यानी कि 3 कैसी वैल्यू है, ये 3 एक ऐसी वैल्यू है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 1 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 को भी, 4 को भी और 5 को भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सब आप पहले पढ़ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इस पूरे के पूरे सेट को यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड ऑल अदर इंडिविजुअल आइटम कंसंट्रेटेड अराउंड इट, यानी कि जो भी आसपास में इसके जो भी ये यहाँ पे आइटम थे, उन सबको क्या कर रहा था, यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो 3 यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे एवरेज हो गया था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। सिंपल टू कंप्यूट, हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको निकाल भी सकते हैं, जैसे कि अभी हमने लास्ट उसमें यहाँ पे कैलकुलेट किया था। यूनिकली डिफाइंड, ठीक है, तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे 3 किसको डिफाइन कर रहा था, पूरे के पूरे सेट को यहाँ पे डिफाइन कर रहा था बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। यानी कि हमने क्या लिया था वहां पे, सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन थी, यानी कि 1 2 3 4 5, हमने सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे ले लिया था। कोई भी ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं थी जिसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया हो। नॉट बी डूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो सबसे छोटी वैल्यू थी, यानी कि छोटी वैल्यू कैसी यहाँ पे 1, और जो सबसे बड़ी वैल्यू थी 5, उसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ रहा था। ठीक है, कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, और हम इसका क्या कर सकते हैं, आगे अगर हमें कोई भी ट्रीटमेंट करना हो या फिर आगे कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो वो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ एवरेज, यानी कि एवरेज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए हमारे पास जो एवरेज है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होता है मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा होता है यहाँ पे हमारे पास पोजिशनल एवरेज। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज में हमारे पास 3 निकल के आते हैं यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन जिसको हम जीएम से डिनोट करते हैं, और हार्मोनिक मीन जिसको हम एचएम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो पोजिशनल एवरेज है उसमें हमारे पास आता है मीडियन एंड मोड। ठीक है, यानी कि इसमें तो हम लेके चलेंगे बेसिकली मीन के बारे में पढ़ेंगे हम, और इसमें हम मीडियन और मोड, ये 2 चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन में हमें क्या बताया गया है, अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपने 10th में भी किया होगा। ठीक है, आज नेक्स्ट जो क्लासेस आई होंगी या फिर बहुत सारे मैथमेटिकल आप क्वेश्चन करते होंगे तो उसमें भी आप बेसिकली अर्थमेटिक मीन का ही यहाँ पे यूज करते हो, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का इतना ज्यादा यूज वहां पे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन को ही आप क्या कहते हो, यहाँ पे एवरेज कहते हो। इसको जनरली क्या कहा जाता है, मीन भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसे एक्स के ऊपर बार। ठीक है, ये इसका क्या होता है, यहाँ पे सिंबल होता है। फाइंड आउट हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये हमारा मीन का सिंबल हो गया। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, समीशन ऑफ एक्स, यानी कि जितनी भी एक्स की वैल्यू होती है वो हमें यहाँ पे लेके चलनी है, और एन हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि नंबर ऑफ डेटा हमारे पास कितने हैं। ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक मीन का क्या हो गया, सिंबल हो गया। ये हमारे पास समीशन हो गया, यानी कि जोड़ हो गया किनका, जो भी हमारे पास एक्स की वैल्यू दी हुई है। जैसे कि हमने क्या कहा था, 1 2 3 4 5, इसको हम क्या मान सकते हैं, ये हमारा एक्स हो गया। ठीक है, तो इनका टोटल कितना हो गया यहाँ पे 15, तो समीशन क्या हो गया यहाँ पे 15। एंड हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं 5, तो यहाँ पे 5 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। और मीन अगर हम निकालें तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 हमारा मीन यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मीन भी बोल सकते हैं, इसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं, और सिंबल आपको याद रखना है, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है ज्योमेट्रिक मीन। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन है वो भी कैसा है, एक एवरेज है, यहाँ पे मैथमेटिकल एवरेज होता है। ठीक है, इसको हम 2 तरीकों से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 तरीके क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि एक तो अगर हमारे पास डेटा कम हो, यानी कि 2 डेटा हो, 3 हो, 4 हो, तो हम एक अलग फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, तो हम उसके लिए दूसरा मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या किया है, व्हेन नंबर ऑफ आइटम इन ए सीरीज आर स्मॉल लाइक 2 3 और 4। ठीक है, अगर नंबर यहाँ पे कैसे कम है तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पे x1 इंटू x2 x3 x4 इस तरीके से n तक यहाँ पे आ जाएगा, और n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे हमारे पास 2 है, 3 है और 4 है, तो हम इनको क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और नंबर हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एक फॉर्मूला होता है जब हमारे पास क्या होते हैं कि नंबर ऑफ आइटम इन सीरीज इज वेरी लार्ज। ठीक है, जब बहुत सारे आइटम होते हैं तो हमें क्या करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसका एन निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाता है वहाँ पे बहुत ही। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज्योमेट्रिक मीन में जब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाता है टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग प्रीवियस फॉर्मूला। यानी कि जो हम पहले इस फॉर्मूले की बात कर रहे थे, इस फॉर्मूले से ज्योमेट्रिक मीन निकालना यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है ये एंटीलॉग वाला फॉर्मूला, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास x है, x की वैल्यू हमें दी हुई थी, जैसे कि मान लीजिए 1 दी हुई थी, तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे जो log की वैल्यू होती है 1, वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, निकालेंगे हम यहाँ पे, किससे निकालेंगे, log टेबल से। ठीक है, log टेबल से हम फाइंड आउट कैसे करते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। जैसे 2 है उसकी वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, 3 है उसकी वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उन सबको हम यहाँ क्या कर देंगे, log की x की वैल्यू को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देने के बाद जो हमारे पास ये वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा, उसके बाद हम इसको n से यहाँ पे क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी, उसका हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे एंटीलॉग निकाल देंगे। ठीक है, एंटीलॉग निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो मीन की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, ये जो आप अगर अर्थमेटिक मीन से निकालोगे वो भी सेम ही रहेगी, और ज्योमेट्रिक मीन से निकालोगे तब भी वो सेम ही रहेगी। बिल्कुल माइनर सा यहाँ पे डिफरेंस आएगा, जो पॉइंट्स के बाद में जो डिफरेंस आता है वो बिल्कुल माइनर सा यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन भी क्या है, एक मैथमेटिकल एवरेज है, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल मेथड पे ये बेस्ड होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है कि कोई भी अगर वैल्यू है तो उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे, ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको हम शॉर्ट में कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है एन, यानी कि हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए, और समीशन हो जाएगा 1 अपॉन में x, यानी कि अगर 1 था तो उसको 1 अपॉन 1 कर देंगे, 2 था तो हम क्या कर देंगे, 1 अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगी उन सबको लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि हम उसका समीशन ले लेंगे। ठीक है, और n से उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों मीन यहाँ पे क्लियर हो गए। फर्स्ट हमारे पास क्या था, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारे पास, पहला अरिथमेटिक मीन, दूसरा हमारे पास आता था यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा हमारे पास है यहाँ पे हार्मोनिक मीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें मीडियन की, तो मीडियन देखिए क्या होता है, नाम ही है इसका मीडियन, यानी कि मीडियम वाली वैल्यू जो है उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। ठीक है।
तो मीडियन यहाँ पे कैसा एवरेज होता है, एक पोजिशनल एवरेज होता है, यानी कि पोजीशन पे बेस्ड होता है और इम्पोर्टेंट होता है सेंट्रल टेंडेंसी के लिए अर्थमेटिक मीन के बाद में। ठीक है, तो मेनली जो हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट आते हैं वो हमारे पास 3 ही आते हैं। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और तीसरा होता है यहाँ पे मोड। ठीक है, मीन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, मीडियन हम डिस्कस कर रहे हैं, मोड हम आगे आने वाले में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मीडियन क्या होता है, पोजिशनल हो गया, यानी कि पोजीशन पे यहाँ बेस्ड होता है और इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, डिफाइंड कैसे किया गया इसको, एज ए मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या होता है, पहले कोई भी अगर डाटा होते हैं तो उनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग सीरीज में हमें उनको ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 5 है, 10 है, 9 है और हम मान के चले यहाँ पे हमारे पास कितना है, हमने मान लिया यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पे इनको रखना पड़ेगा। जैसे हमने रख लिया इनको 5, 7, 9, 10। एक डेटा और ले लेते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास 3 और है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको इस तरीके से हमने इनको रख लिया है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको रख लिया है। तो अब हमारे पास यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मीडियन हो जाएगा 7। सीधा सीधा यहाँ पे हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पे साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि n हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर हो गए, यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर हो गए, n+1 यानी कि 5+1। ठीक है, 5+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5+1 हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया और डिवाइड हम इसको कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 3 है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ये 3 नहीं होगा, यहाँ पे 3 के नंबर पे जो वैल्यू है, यानी कि अगर हमने इसको असेंडिंग रखा तो 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर पे हमारे पास, थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा है, 7। तो 7 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें ये फॉर्मूला लगाना है n+1 डिवाइडेड बाई 2, और इस फॉर्मूले के बाद जो वैल्यू आती है 1, 2, 3 जो भी आती है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, उस वैल्यू पर जो नंबर होगा वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है मोड। देखिए मोड क्या होता है, मोड क्या है, एक पोजिशनल एवरेज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक है, और डिफाइन क्या किया जाता है इसको, जो जैसे कि कोई वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा बार आ रही है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक डाटा है, यहाँ पे 10 है, 5 है, 7 है, अगेन है यहाँ पे 10 आ गया, और क्या आ गया यहाँ पे, 2 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इनमें से हमारा मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा हमारा 10, यानी कि जो वैल्यू हमारी रिपीटेशन में आ रही है बार बार। ठीक है, जो वैल्यू हमारी रिपीटेशन में बार बार आ रही है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड हो जाएगा। देखिए एग्जांपल यहाँ पे है, ये 8 है, 10 है, 5 है, सॉरी एक मिनट, 8 है, 5 है, 10 है, फिर अगेन 8 है, फिर 12 है, 7 है, 8 है, 9 है और 11, यानी कि 8 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 8 हमारे पास यहाँ पे कितनी बार आया है, 3 बार आया, और कोई ऐसी, इसके अलावा कोई और ऐसी वैल्यू नहीं है जो बार बार रिपीट हो रही हो। ठीक है, या फिर मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही हो। तो यहाँ पे 3 बार हमारा क्या आया, 8 आया, यानी कि इसका मोड क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए अर्थमेटिक हम निकालते हैं, मीडियन हम निकालते हैं। मीडियन कैसे निकालेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2 करके। ठीक है, यानी कि मिड की वैल्यू होती है ये, और मोड हमारे पास क्या होता है, जो वैल्यू बार बार अकर हो रही है या वैल्यू जो बार बार हमारे पास आ रही है वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मोड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डिस्पर्जन क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। डिस्पर्जन का यहाँ पे मतलब किससे होता है, डिस्पर्जन का यहाँ पे मतलब होता है वेरिएशन से। ठीक है, डिफरेंस से यहाँ पे इसका मतलब होता है। तो क्या कहा गया है, इसको हम 2 सेंस में समझेंगे। फर्स्टली क्या होता है, डिस्पर्जन रेफर टू द वेरिएशन
वेरिएंस, ठीक है, वेरिएशन भी हम इसको बोल सकते हैं। द आइटम अमंग देम सेल्फ, ठीक है, कोई भी आइटम है उनके बीच का जो डिफरेंस है या वेरिएशन है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम इन ए सीरीज इज सेम, ठीक है, अगर सारे के सारे ही आइटम एक सीरीज में कैसे सेम है तो उनके बीच में कोई वेरिएशन होगा ही नहीं, कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, और कोई डिफरेंस नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी डिस्पर्जन नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी वैल्यू में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन होंगे तो उसमें जो डिस्पर्जन है वो कैसा होगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे डिस्पर्जन के बारे में क्या बताया गया है, डिस्पर्जन रेफर टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम अराउंड एन एवरेज, कि एवरेज के आसपास में जो भी वेरिएशन होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आइटम एंड द एवरेज, ठीक है, एवरेज के आसपास के वैल्यू को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, डिस्पर्जन बोला जाएगा। अगर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, तो डिस्पर्जन हमारा कैसा माना जाएगा, यहाँ पे हाई माना जाएगा। और अगर इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कैसा है, कम है, तो यहाँ पे जो डिस्पर्जन है वो कैसा माना जाएगा, यहाँ पे लो माना जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे यह क्या निकल के आया है कि डिस्पर्जन क्या है, मेज़र है, मेज़र किसका, वेरिएशन का, यानी कि डिफरेंस का, ठीक है। कितना हम यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास आती है, देखिए प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी आपकी जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी में हमने पढ़ी थी। इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल टू कंप्यूट है, यूनिकली डिफाइंड है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं, यानी कि सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई ऑब्जर्वेशन हमने छोड़ दी है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू से ये कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हम इसका आगे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास बात करें इसके मेथड्स की, तो हमारे पास इसके 6 मेथड आते हैं। फर्स्ट होता है रेंज, सेकंड होता है इन क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन और लॉरेंज कर्व, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इनके 6 मेथड आते हैं, यानी कि मेनली क्या रहेगा इसमें, डेविएशन का ही रोल रहेगा। डेविएशन यानी कि दो चीज़ों के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है रेंज का। देखिए रेंज बहुत ही सिंपल होता है, आपको क्या करना होता है, आपको एक लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढनी होगी, ठीक है, आपको एक लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढनी होगी और एक आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी होगी, और इन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है कि रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सीरीज, कि सीरीज में जो भी लार्जेस्ट है या जो भी स्मॉलेस्ट है उस वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, यहाँ हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रेंज निकल के आ जाएगा। मान लीजिए कोई सीरीज है, वो है 2, 3, 8, 9, 12, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे, 12 और 2, यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, तो रेंज हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10 यहाँ पे हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कोफिशिएंट की, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, L माइनस एस और अपॉन में L प्लस एस, यानी कि L यहाँ पे लार्जेस्ट, माइनस में क्या कर देंगे स्मॉलेस्ट, और L यानी कि लार्जेस्ट अगेन स्मॉलेस्ट, ठीक है। जैसे कि हमने क्या कहा था, यहाँ पे 10 हमारी रेंज निकल के आई थी, और हम क्या कर देंगे 12 प्लस 2, ये हमारे पास लार्जेस्ट थी, ये स्मॉलेस्ट थी, इनको टोटल करके क्या करेंगे 14,
14 से 10 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास निकल करके आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक बार दोबारा क्लियर कर देते हैं। तो रेंज हमारे पास यहाँ पे कैसी होती है, जो भी एक लार्जेस्ट वैल्यू होती है और एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास यहाँ पे रेंज होता है। ठीक है, कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, L माइनस एस और L प्लस एस, यानी कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, इनको क्या कर देंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, क्वार्टाइल का यहाँ पे मतलब क्वार्टर से होता है। ठीक है, जैसे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं उसी तरीके से। तो देखिए क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, यहाँ पे डिफरेंस होती है बिटवीन द अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल। तो यहाँ पे Q3 होता है, Q3 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, और जो Q1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल बोला जाता है। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्वार्टाइल रेंज यहाँ पे बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वार्टाइल डेविएशन, ऑल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो थे, एक तो था हमारे पास क्वार्टाइल रेंज था और दूसरा हमारे पास क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ पे था। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका हाफ होती है, तो इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। समझ में आ गया किसका, जी ये हमारे पास था इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ क्या हो जाएगा, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वही रेंज की तरह हो जाएगा। उसमें हमने L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस किया था, इसमें हम क्या करेंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन में क्या हो जाएगा, Q3 प्लस में Q1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा किसका, क्वार्टाइल डेविएशन का। ठीक है, तो देखिए कोफिशिएंट होता ही क्या है, एक रिलेटिव मेजर निकालना, क्या संबंध है। ठीक है, उनके बीच में संबंध का माप करना, वही क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास आता है मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो हमें मीन का पता होना चाहिए। मीन हमारा ये इससे डिनोट होता है। ठीक है, ठीक है, और डेविएशन हमारा डी होता है। डी मतलब यानी कि किसी चीज़ का डिफरेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मीन और डेविएशन ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो मीडियन को हम किससे डिनोट करते थे, एम से, और मीन को इससे। ठीक है, तो एक्स माइनस एम यहाँ पे हम कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा डी, यानी कि डेविएशन ऑफ मीडियन। और इसी तरीके से डेविएशन ऑफ मीन यहाँ पे निकल के आ जाएगा, एन से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, मीन डेविएशन यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको अभी तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले ही याद रखने हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो विद एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आपको करवा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में क्या हो जाएगा, जो हमने मीन डेविएशन निकाला था मीडियन का, मीन डेविएशन हमने निकाला था मीन का, उसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे मीडियन से और मीन से, ये हमारे पास इसका रिलेटिव मेजर यानी कि कोफिशिएंट यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आगे, जैसे कोरिलेशन आएगा और रिग्रेशन आएगा, तो उसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन का रोल रहने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है ये, तो इम्पोर्टेंट है, यूज़ होता है डिस्पर्जन में। ठीक है, कार्लसन ने इसको दिया था और यूज़ किया था 1893 में। ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं हम इसको, रूट मीन स्क्वेयर डेविएशन कहते हैं। SD से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, सिंबल होता है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। समझ गए। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम इसको,
एक्स जो भी हमारी वैल्यू होती है उसको माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस हम क्या कर देंगे, मीन हमें अपना जो एवरेज है वो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको हम जो स्मॉल एक्स है उससे डिनोट कर रहे हैं, और साथ में हमें क्या करना है, इनका समीशन यहाँ पे लेके चलना है। एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमें यहाँ लेनी है, और एन से हमें डिवाइड करना है, और साथ में हमें क्या याद रखना है, रूट हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। कोफिशिएंट का हम कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला था, मीन से निकाला था। ठीक है, यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया था, यहाँ पे मीन का यूज़ किया था, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपन में मीन लगा देंगे। ठीक है, रिलेटिव मेजर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो दिस इज़ वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और किस में यूज़ होता है, डिस्पर्जन में ये यूज़ होने वाला है। कार्ल पियर्सन ने ये हमें दिया था। ठीक है, और क्या कहता है, ये इज़ वाइडली यूज्ड इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज़। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ है तो उनकी जो वेरिएबिलिटी है, ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय CV, CV से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। देखिए ये तो यहाँ पे क्या था, बिल्कुल ये इतना फॉर्मूला तो किसका था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या करना है, हमें 100 और लगाना है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये कार्ल पियर्सन ने दिया था, वेरिएबिलिटी निकालने के काम आता है, और ये इसका यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है। CV से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लोरेंज कर्व के। तो कर्व नाम से ही पता चल रहा है कि कैसा होने वाला है, ये एज अ ग्राफ की तरह होने वाला है ये। ठीक है, ग्राफ की तरह हम इसको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। डिस्पर्जन की स्टडी करने में हमें ये यूज़ होता है। ठीक है, दिया किसने था, मैक्स ओ लोरेंज एक फेमस स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने ये दिया था। ठीक है, और किसके लिए यूज़ होता है, एज ए ग्रेट यूटिलिटी इन द स्टडी ऑफ डिग्री इन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, जो इनइक्वालिटी होती है, जैसे कि इनकम, यानी कि इनकम और वेल्थ हम ये मान के चले कि जो बड़े टाइप के डाटा होते हैं, ठीक है, जो बड़े टाइप के डाटा होते हैं उनमें जो इनइक्वालिटी है उसको मेज़र करने के लिए जो कर्व है यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लॉरेंस कर्व यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, जैसे बड़े लेवल पर हम वेज ऑफ प्रॉफिट ओवर डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स, ये अगर हमें क्या करना होता है, मेज़र करना होता है कि कौन सी कंपनी कितना वेज दे रही है, कौन सी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, बड़े लेवल पर अगर हमें ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉरेंज कर्व को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्जन यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास मेथड थे डिस्पर्जन के। ठीक है, जिसमें हमारे पास आता है रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और लॉरेंज कर्व। तो रेंज के बारे में क्या था हमारा, L-S, यानी कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज हो जाएगी। क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करें तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे हो जाएगी, Q3 माइनस में Q1 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लोअर क्वार्टाइल हो जाएगा, और Q3 यहाँ पे कैसा हो जाएगा, अपर क्वार्टाइल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास क्या था, इंटर क्वार्टाइल रेंज था, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है तो Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें मीन डेविएशन, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x जो भी हमें वैल्यू दी हुई है उसमें से हम मीडियन को माइनस कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे डेविएशन ऑफ मीडियन निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास x की वैल्यू है उसमें से अगर हम क्या माइनस कर देंगे, मीन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा यहाँ पे डेविएशन ऑफ मीन। ठीक है, उसको अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा मीडियन और मीन से। कोफिशिएंट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इनको जो भी वैल्यू निकल के आ रही है उसको मीडियन से और मीन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो कार्ल पियर्सन ने दिया था, डिस्पर्जन में यूज़ होता है। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है, SD से हम इसको डिनोट करते हैं और इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मीन की हेल्प से। ठीक है, तो x माइनस मीन और इसका हम कर देंगे स्क्वायर और उसका हम कर देंगे सम। ठीक है, सम करने के बाद हम इसको कर देंगे डिवाइड और इसका हम यहाँ पे रूट निकाल देंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट के लिए हम क्या करेंगे, उसको मीन से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसने दिया था हमारे पास यहाँ पे, कार्ल पियर्सन ने दिया था, डिस्पर्जन में यूज़ होता है। ठीक है, और किसके लिए यूज़ होता है, कंपैरिजन करने के लिए टू वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, CV से इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। ठीक है, लॉरेंज कर्व जो कि लार्ज स्केल के जो वेरिएशन होते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है इनइक्वालिटी को मेज़र करने के लिए, जैसे कि इनकम और वेल्थ का हो गया, प्रॉफिट का हो गया, वेज का हो गया, डिफरेंट कंपनीज में एक्सपेंडिचर्स का हो गया। ठीक है, तो उन सबको जो कंप्यूट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है ग्राफिक मेथड, उसको बोलते हैं लॉरेंज कर्व। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है आज का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, ये है यहाँ पे पार्ट 1। ठीक है, कौन सा कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, पार्ट 1। पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।